अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। 28 मार्च बहुत दूर है और शायद दूर भी हुकूमत ने इसलिए यह तारीख़ रखी है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ज़्यादा से ज़्यादा जलसे जुलूस करने का मौका मिल जाए। और फिर 28 मार्च से एक दिन पहले 27 मार्च की भी बड़ी अहम तारीख़ है। 27 मार्च की तारीख़ की अहमियत आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब में सामने आती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम जो अरकान असम्बली हैं वो इस्लामाबाद आएंगे और 27 मार्च के हवाले से कहा है कि ये सब लोग 27 मार्च को इस्लामाबाद आएंगे। अब जो PTI के अरकान असम्बली हैं वो 27 मार्च को इस्लामाबाद में बुलाए जा रहे हैं और इसका मतलब तो ये लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का कोई मूड नहीं है कि वो आज 15 मार्च हो गई है तो वो 15 मार्च से 27 मार्च के दरमियान जो हुक्मरान जमात PTI है उसकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाएं, कौमी असम्बली के अरकान का इजलास बुलाएं और वो कह रहे हैं कि अब 27 मार्च को सब इस्लामाबाद आएंगे। इस्लामाबाद कहाँ से आएंगे? अपने हलकों से आएंगे और उसमें यकीनी तौर पे हलीम खान ग्रुप के और जहांगीर खान तरीन ग्रुप के भी लोग होंगे। तो 27 मार्च का जो जलसा रखा है तहरीक इंसाफ ने और लोगों को मोबिलाइज़ किया जा रहा है, तो जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप के जो अरकान कौमी असम्बली हैं, क्या उनको उनके घरों से तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो मजबूर करके भेजेंगे इस्लामाबाद के 27 मार्च के जलसे में जाएं? और वो अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग जो हैं वो 27 मार्च से चंद दिन पहले अपने हलकों से क्या उनको जान बचाने के लिए छुपना पड़ेगा, गायब होना पड़ेगा? क्योंकि ज़ाहिर बात है जो तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रक्चर है, पार्टी स्ट्रक्चर हर हलके में, हर डिस्ट्रिक्ट में, वो तो अपने MNA की तरफ देखेगा ना कि 27 मार्च का हमने जलसा कामयाब बनाना है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का। और MNA अपने घरों में अगर होंगे तो चाहे वो अलीम खान ग्रुप के हों या जहांगीर तरीन ग्रुप के, उन पर दबाव तो होगा अपने कारकुनों की तरफ से। तो फिर ये 27 मार्च को अब इमरान ख़ान साहब कह रहे हैं कि सब इस्लामाबाद आएंगे और फिर जो MNAs जो अलीम खान ग्रुप के या जहांगीर तरीन ग्रुप के जो MNA 27 मार्च के जलसे में शरीक नहीं होंगे तो फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपनी तकरीर में उनका नाम लेंगे, उनको बाकायदा बताएंगे कि इस हलके के MNA यहाँ जलसे में नहीं आए। और जब इमरान ख़ान जलसे में सियासी फतवे जारी करेंगे उन MNAs के ख़िलाफ़ जो उनके जलसे में शिरकत के लिए 27 मार्च को इस्लामाबाद में नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर 28 तारीख को पहले से बज़ाहिर उन MNAs के नाम और उनकी तस्वीर PTI के कारकुनों को फराहम कर दी गई होंगी और उन MNAs के ख़िलाफ़ अवाम के जज्बात को भड़काया जाएगा। न सिर्फ इस्लामाबाद में मौजूद रैली के शुरका जो PTI के सपोर्टर हैं उनमें, बल्कि उन तमाम MNAs के घरों में भी, उनके उन हलकों में भी PTI के कारकुनों को मतहर्रिक किया जाएगा। क्योंकि वो अगर 27 मार्च के लिए तैयारियों में अपने कारकुनों के साथ नहीं होंगे तो ये वाज़ेह होगा कि तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप के ये जो MNAs हैं ये क्या करेंगे 28 मार्च को जब अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाएगी। तो ये बज़ाहिर एक हिकमत अमली लगती है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तहरीक इंसाफ की कि उन MNAs पे दबाव डाला जाए कि जिन MNAs के बारे में सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अलम बगावत बुलंद कर दिया है पार्टी के अंदर, तो ये एक पब्लिक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। हालांकि ये कोई इतना मुश्किल नहीं था। एक हुक्मरान जमात के लिए क्या मुश्किल है कि वो अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज ही बुला लें या कल ही बुला लें? क्या वजह है कि अब इमरान ख़ान के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो सिर्फ 25 MNA की टोलियों से मुलाकातें करेंगे और आज की खबर यह है कि मज़ीद 25 MNA से वो मुलाकातें कल करेंगे। एक ही बार पार्लिमानी पार्टी का इजलास तहरीक इंसाफ क्यों नहीं बुला रही? वो इसलिए नहीं बुला रही कि अगर इमरान ख़ान ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया तो यकीनी तौर पे तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप के जो लोग हैं वो उसमें शरीक नहीं होंगे और अगर नहीं होंगे तो एक ट्रेंड बन जाएगा, एक हवा चल पड़ेगी और अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कि पार्लिमानी पार्टी के बुलाए गए हुक्मरान जमात के
इजलास में इतने MNA शरीक नहीं हुए और मीडिया को भी एक बड़ी खबर मिल जाएगी। तो इमरान खान घबरा रहे हैं, इमरान खान डर गए हैं, इमरान खान को शक हो गया है अपने अरकान कौमी असम्बली की वफादारी पे, और इमरान खान खुद ही अपनी सलाहियतों पे अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं पार्लिमानी पार्टी का इजलास ना बुलाकर। तो ये है 27 मार्च की अहमियत, और ये है बज़ाहिर एक हिकमत अमली कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास अभी तक हुक्मरान जमात नहीं बुला रही। तो ये बड़ी ही ख़तरनाक हिकमत अमली है, क्योंकि 27 मार्च का जिस तरीके से ऐलान किया जा रहा है उसमें जो ख़तरात हैं उनका एक इशारा जो मिलता है वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी एडवोकेट कानूनदान भी हैं, और वो ये कह रहे हैं मौसूफ कानूनदान एडवोकेट फवाद चौधरी के 10 लाख के मजमे से कोई माई का लाल गुजर के इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देने कैसे जा सकता है। ये बात उन्होंने ओवरसीज़ कन्वेंशन में एक तकरीर के दौरान की। ये अपनी उसी धमकी को दोहरा रहे हैं जो वो पहले भी दे चुके हैं। बहुत ही धमकी आमेज़ रवैया है। तो एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, PTI के कारकुनों को तैश जलाई जा रही है इन तकरीरों से, इन बयानात से, और उन्हें 27 मार्च के लिए तैयार किया जा रहा है कि न सिर्फ ये कि वो इस्लामाबाद आएँ, बल्कि उससे पहले ही 27 मार्च से 2-3 दिन पहले ही जो PTI के अरकान असम्बली हैं अपने अपने हलकों में उनके घरों का, उनके अहल खाना का उनका घेराव करें। तो ये हैं हमारे वज़ीर आज़म और ये हैं हमारी हुक्मरान जमात के वज़रा जो कि एक बहुत बड़े घेराव और जलाव की बज़ाहिर तैयारी कर रहे हैं। और देखें वज़ीर दाखिला शेख रशीद की भी अगर आप तकरीरें सुने, वो जिस तरीके की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, और वो ये वजाहतें दे रहे हैं कि जो लोग अपने साथियों के साथ मुश्किल वक्त में खड़े नहीं होते, बकौल शेख रशीद वो बेगैरत होते हैं, और एक बेगैरत शख्स ही मुश्किल वक्त में अपने लीडर को छोड़ देता है। वो यकीनन 1990 में फ़ौजी बगावत के बाद नवाज़ शरीफ को छोड़ने के हवाले से अपने उस फैसले का जिक्र नहीं कर रहे, वो तो दूसरे बेगैरतों का जिक्र कर रहे हैं बकौल शेख रशीद के। माज़रत के साथ मुझे ये अल्फाज दोहराने पड़ रहे हैं, मगर ये मेरे अल्फाज नहीं, ये शेख रशीद के हैं, और यकीनी तौर पर इन अल्फाज की मज़म्मत करनी चाहिए। तो एक टेम्परामेंट बनाया जा रहा है, एक हवा बनाई जा रही है ताकि चंगारी जो हैं, जो चंगारियाँ हैं, उनको शोले में बदल दिया जाए, और फिर वो शोले जब इस्लामाबाद पहुँचें तो वो हमारे इस निज़ाम के घरौंदों को भी अपनी लपेट में ले लें। इमरान खान बज़ाहिर किसी हद तक भी जा सकते हैं, और शायद यही वो ख़तरात हैं जिनका इशारा वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में किया था कि अगर मुझे बाहर निकाला गया तो मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊंगा। तो ये है इमरान खान साहब की और उनके बज़ाहिर वज़रा की टेक्निक। तो इमरान खान साहब ने यूँ तो अपनी तकरीर में और बहुत सारी बातें की, और मुझे ये लग रहा है कि जो अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन को बज़ाहिर कामयाबियाँ मिल रही हैं, उन कामयाबियों से तवज्जो हटाने के लिए और मीडिया को मसरूफ़ करने के लिए जानबूझ के ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि मीडिया बजाय नंबर गेम का तज्ज़िया करने के और असल में अदम एतमाद के हवाले से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स करने के, मीडिया इन सख्त अल्फाज के ऊपर घंटों घंटों प्रोग्राम करता रहे कि ये बड़े तल्ख बात है, ये बड़ी गलत बात है, ये अल्फाज ऐसे थे, ही सेड, शी सेड, उन्होंने कहा, इन्होंने कहा, बिलावल ने कहा। ये जो बयानबाजी है, ये जो जुमलों की जो तकरार है, मीडिया उसमें फंस जाए और जो असल सियासी भूचाल आने वाला है इस्लामाबाद के अंदर, उसके ऊपर मीडिया सही तौर पे तवज्जो ना दे सके। तो वो क्या अल्फाज हैं, वो क्या तकरीरें हैं। अब देखें इमरान खान साहब अब ख़ुद को एंटी अमेरिका भी साबित करना शुरू हो गए। वो तो बहुत पहले से, जिस दिन से उन्होंने हाथ में तस्बीह फेरनी शुरू की थी, उस वक्त से वो अपने आप को तैयार कर रहे थे। एक बग़ैर दाढ़ी के बाकायदा मौलाना बनने की नाकाम कोशिश हो रही है वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से। अब जबकि उनका मुकाबला मौलाना के साथ है, इल्लामा के साथ है, तो ज़ाहिरी बात है कोई शख्स जिसने दाढ़ी भी ना रखी हो तो फिर वो क्या करेगा, वो कम से कम हाथ में तस्बीह लेगा
और फिर अल्लाह और रसूल का नाम तो लेगा और फिर कुरान की तालीम देगा अपने जलसों में लोगों को, और फिर अपनी तकरीरों में उसी कुरान की तालीम के बरखिलाफ़ ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करेगा जो किसी रियासत मदीना के खलीफा की ज़ुबान यकीनी तौर पे नहीं हो सकती। तो ख़ुद को वो अब एंटी अमेरिका भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ख़ुद को अब एंटी इंडिया भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे वो कोई भुट्टो जैसे अजीम लीडर हैं। बल्कि आज की तकरीर में तो उन्होंने भुट्टो को भी एक बड़ा खुददार लीडर कह दिया। वो अब कह नहीं पा रहे थे, मगर शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि वो भी भुट्टो से कोई कम तगड़े वज़ीर आज़म नहीं है, और जो कुछ भुट्टो के साथ हुआ शायद इमरान खान ये कहना चाह रहे हैं कि भुट्टो को वो लाइक करते थे, और शायद वो भुट्टो जैसा जो फेट भुट्टो का हुआ, जो किस्मत भुट्टो की थी, वो उसके लिए भी बतौर वज़ीर आज़म तैयार है। अच्छा, फिर आज जो दूसरी अहम बात है, ये तो तकरीरें हो गई सारी। दूसरी अहम बात ये हुई, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है। उसमें उन्होंने कहा है कि 23 मार्च की सिक्योरिटी और जो OIC की वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस है उसकी सिक्योरिटी के लिए आज कॉन्फ्रेंस हुई है। मगर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज़ में एक और अहम जो चीज़ होने जा रही है, उसकी सिक्योरिटी का यकीनन उस पर बात हुई होगी और उसकी तैयारियां भी कर ली गई होंगी उस इवेंट की, मगर उसका प्रेस रिलीज़ में जिक्र इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि अगर वो प्रेस रिलीज़ में उसका जिक्र आ जाता तो फिर उनका जो न्यूट्रल होने का दावा है वो फिर दावा पे शकूक व शुबात पैदा हो जाते। वो इवेंट क्या है जी? वो इवेंट है 27 मार्च की इस्लामाबाद डी चौक में अपोजिशन और हुक्मरान जमात की रैलियाँ एक ही वक्त में एक ही जगह। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है और यकीनन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर उस दिन के हवाले से भी सिक्योरिटी के इंतज़ामात के ऊपर ज़रूर बात हुई होगी, क्योंकि ये जो 27 मार्च का वाक़या है वो शेख रशीद जैसे गैर संजीदा वज़ीर दाखिला के ऊपर तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की ये भी एक बड़ी अहम बात है, और उसका मीटिंग का होना OIC की सिक्योरिटी और 23 मार्च की सिक्योरिटी के अलावा यकीनन 27 मार्च के लिए भी कोई प्लान ज़रूर जो है वो फाइनलाइज़ किया गया होगा। फिर आज वज़ीर दिफा भी जो है परवेज़ खटक भी आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में बतौर दहशत गर्दी के मुलज़म हमारे वज़ीर दिफा पेश हुए। मगर उनसे बढ़ के ये कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी भी बतौर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में बतौर मुलज़म पेश हुए, और आज तो उन्होंने इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी। पहले जो उन्होंने इस्तिस्ना की दरख्वास्त ख़त्म, अपने आइनी इस्तिस्ना की दरख्वास्त ख़त्म करने की दरख्वास्त दी थी कि मुझे जो सदर को आइनी इस्तिस्ना दिया गया होता है उस इस्तिस्ना को ख़त्म किया जाए और मेरी जान छुड़ाई जाए, मेरे पर फैसला कर दिया जाए। सदर आरिफ अलवी को भी बड़ी जल्दी थी, उनके जहन में शायद ये था कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक आ रही है अगर ये कामयाब होगी तो बाद में मुझे पकड़ के इसी दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में ना जेल में डाल दें। तो चलो बतौर सदर जितना मैं अपना जो शख्सियत है उसका इस्तेमाल करके इस जुर्म से निकल जाऊं तो अच्छा है। वही हुआ, इंसदाद दहशत गर्दी के जज बेचारे ने क्या करना था, सदर ममलिकत तो उसके सामने एक दफ़ा आ गए थे, तो एक हाज़िरी काफ़ी होती है ना, सदर अब रोज़ रोज़ तो नहीं आ सकता, वो कि वो एक आम आदमी की हैसियत से आए थे। मगर आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज ने फैसला सुना दिया है और सदर ममलिकत और PTI के हुक्मरान जमात के तमाम दूसरे वज़रा जिसमें असद उमर हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं और दूसरे रहनुमा हैं, उनको 2014 में जो पार्लियामेंट और PTV पे हमला हुआ था उस दहशत गर्दी के मुकदमे में बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया है। मतलब वो केसेस अब ख़त्म हैं। अब पता नहीं अब अगर नई हुकूमत आ गई तो उसमें अपील कर भी सकेगी या नहीं, क्योंकि अपील का टाइम भी महज 30 दिन का होता है, तब तक यही हुकूमत रहेगी, अपील ना हुई टाइम बार हो जाएगी। बहरहाल सदर आरिफ अलवी ने बड़ी जहानत का मुजाहरा किया और जो काम वो बतौर एक सदर के ओहदा छोड़ने के बाद वो नहीं कर सकते थे वो उन्होंने सदर के ओहदे में रहते हुए वो काम कर भी लिया और करवा भी लिया। इसी दहशत गर्दी के मुकदमे में आपको याद होगा वज़ीर आज़म इमरान खान भी मुल्ज़म थे और उनको बहुत पहले ही बरी कर दिया गया था। आज परवेज़ खटक साहब जब बाहर निकले अपनी हाज़िरी लगा के इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में तो उनसे कुछ सवाल भी हुए। उनसे एक सवाल तो मैंने ही किया उनसे, और मैंने उनसे कहा कि आपके जो महकमा है फ़ौज का क्या वो न्यूट्रल है? तो उन्होंने रोस्टम छोड़ते छोड़ते जाते कहा वो हमेशा न्यूट्रल रहे हैं। तो वज़ीर दिफा ने भी तस्दीक कर दी कि बेसिकली जो न्यूट्रल का लफ्ज़ है वो फ़ौज के हवाले से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी लीडर की तरफ से, इमरान खान की तरफ से। उनका जी फ़ौज तो हमेशा से न्यूट्रल है।
फिर जब उनसे पूछा गया कि आपकी आर्मी चीफ से मुलाकात कितनी बार होती है, कब होती है, उनका जी मैं तस्वीरों के लिए मुलाकात नहीं करता, मैं डिफेंस मिनिस्ट्री हूँ, डिफेंस मिनिस्ट्री की जो मीटिंगें होती हैं बड़ी खुफिया होती हैं, तो मैं तस्वीरें बनाने के लिए आर्मी चीफ से नहीं मिलता। तो यकीन ठीक कह रहे होंगे, जाहिर बात है। वैसे भी अगर वज़ीर दफ़ा जाके आर्मी चीफ से मिलेंगे तो वो तस्वीर कोई अच्छी तो नहीं लगेगी, और आर्मी चीफ ने तो वज़ीर दफ़ा के पास आना नहीं है, तो शायद तस्वीरें ना आने का एक वजह ये भी है। बहरहाल जी उन्होंने कहा कि फ़ौज का इदारा न्यूट्रल है, और उन्होंने इस बात की भी यकीनदहानी कराई कि पार्लियामेंट पे इस किस्म का कोई हमला वगैरह 27 मार्च को नहीं हो गया। अब जो इत्तेहादियों की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इत्तेहादियों की सूरत हाल ये है कि PML, QM और बाप और जो GDA है उनकी तरफ से अभी वाज़े तौर पे कोई ठोस ऐलान नहीं किया गया, और ये बात समझ भी आती है। ठोस ऐलान इसलिए नहीं किया गया कि अभी जब 27 मार्च 28 मार्च की तारीख रख दी, अभी तो बहुत टाइम है, किसी इत्तेहादी को क्या ज़रूरत है कि वो पहले से ऐलान कर दे। तो वो एक किस्म की अपनी बारगेनिंग पोजीशन उन्होंने बरकरार रखी हुई है, वो तेल देख रहे हैं और तेल की धार देख रहे हैं। तो जब 27-28 मार्च की तारीख रख दी गई है तो अब इत्तेहादियों को कोई जल्दी नहीं है जल्द फैसला करने की। मेरे ख्याल में अभी तो वो उन्हें मज़ा आ रहा है कि वज़ीर आज़म बार बार उनके पास चल के आ रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब पार्लियामेंट लॉजेस में भी पहुँचे हुए हैं, तो वो सारे इंतज़ार कर रहे हैं। बल्कि एक तो 2 जगह से पता चला कि PTI के MNA इतने खुश हैं, इत्तेहादी तो खुश हैं ही, PTI के MNA इतने खुश हैं कि वज़ीर आज़म साहब उनको बड़ा टाइम दे रहे हैं, बुला के मुलाकातें कर रहे हैं, मुस्करा के बात कर रहे हैं। इससे पहले तो जो वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेसी थी वो उनको करीब भी नहीं फटकने देती थी, बल्कि झगड़े होते थे, बेइज्जती भी करती थी। मगर अब शायद वज़ीर आज़म और MNAs के बीच जो एक आज़म था उसकी जो रोड़ा है वो भी हटा दिया गया है, वो रुकावट भी। और अब वज़ीर आज़म बाकायदा न सिर्फ ये अपने MNAs से मिल रहे हैं बल्कि इत्तेहादी भी बड़े खुश हैं कि उनके पास चल के आ रहे हैं और उनसे गपशप लगा रहे हैं, उनके पास बड़ा टाइम है। आजकल ये वही वज़ीर आज़म है जिन्होंने कहा था कि मैं बलूचिस्तान जो जनाजे रखे हुए हैं वहाँ नहीं जाऊँगा और मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा। अब माशाल्लाह अपने इक़्तिदार बचाने के लिए ये कहाँ कहाँ इनको जाना पड़ रहा है। ये तो बाप की मेहरबानी है कि वो इस्लामाबाद आ जाते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म शायद बाप के से मिलने के लिए कोयटा भी जा सकते हैं। इस सूरत हाल के अंदर चौधरी शुजात साहब ने अपील की है कि हुकूमत और अपोजिशन जल्द से मनसूख कर दें। अपील बड़ी साहिब है, बहुत अच्छी तजवीज़ है कि दोनों ही मनसूख कर दें, लेकिन ऐसा हो इसलिए नहीं सकता कि दोनों सूरतों में अगर अदम एतमाद की तारीख नाकाम होती है तो तब भी वो जलसे में अपनी पार्टी को खिताब करना चाहेंगे लोगों से। और ये बाय द वे 28 मार्च से बहुत पहले इमरान खान को पता चल जाएगा। तो 27 मार्च का जलसा इसलिए भी ज़रूरी है कि एक फेस सेविंग के लिए हो सकता है 27 मार्च को कोई बड़ा ऐलान कर दे, असम्बलियाँ तो तोड़ नहीं सकते, इस्तीफ़ा दे दें तो उसके लिए बड़ा क्राउड हो और अपने इस्तीफ़े को वो एक असूलों की बुनियाद पे इस्तीफ़े का ऐलान करके वो तासुर ये दें कि मुझ पे कोई दबाव नहीं था, मैं कोई डरा नहीं था, मैंने खुद इस्तीफ़ा दिया। तो शायद इसलिए 27 मार्च का जलसा भी अहम है और इसलिए चौधरी शुजात साहब का ये कहना कि दोनों ये जलसे मनसूख कर दें, मेरे ख्याल में चौधरी शुजात साहब की तजवीज़ तो बज़ाहिर बड़ी अच्छी है, मगर सियासी तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए ये काबिल कबूल कभी नहीं हो सकती। और अपोजिशन तो ज़ाहिर बात है पहले से उन्होंने ऐलान कर रखा है और उनके लिए भी सियासी तौर पर बड़ी अहम बात है कि अदम एतमाद की तारीख कामयाब हो या नाकाम, वो बाहर अपनी ताकत का मुज़ाहरा ज़रूर करेंगे। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि अपोजिशन तो बड़ी अच्छी है, उसने अवाम को आलू टमाटर भुला दिए। हालांकि मेरी तो पूरी कोशिश थी कि अवाम को रोज़ाना सुबह से लेकर रात तक आलू टमाटर की कीमतें मैं याद कराऊं, मगर अपोजिशन की मेहरबानी कि उन्होंने अवाम को आलू टमाटर के भाव भुला दिया। अपोजिशन बड़ी अच्छी है, वो एक किस्म का अवाम को बता रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के देखें मैंने तो आपको इतना ज़्यादा आलू टमाटर के बीच में फंसा दिया था, मगर ये अपोजिशन वाले जो है ना आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म कहना चाह रहे हैं आप भूलिएगा नहीं, ये जो आलू टमाटर की कीमतें ना खबरदार आप ना भूलिए, क्योंकि ये अपोजिशन जो है ना ये आपको फंसाना चाह रही है, वो चाह रही है कि आप आलू टमाटर को भूल जाए। और बतौर वज़ीर आज़म मैं चाह रहा हूँ कि आप आलू टमाटर को कभी ना भूलें और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आलू टमाटर को आप जो है ना और भी ज़्यादा याद करेंगे। ये बज़ाहिर तो वज़ीर आज़म यही कहना चाह रहे हैं। फिर एक आसिफ जरदारी साहब ने ख़त लिखा है अपने पार्टी के अरकान को, कहा जा रहा है कि वो डर गए। शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि वो डर गए, देखें ये हदायत दे रहे हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें अदम एतमाद के वोट से पहले तहरीरी तौर पर अपने कारकुनों को एक डायरेक्शन, एक हुक्म देने की पाबंद है और यही वो तहरीरी हुक्म होगा
जिसको बतौर सबूत पेश किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के सामने, और इस हुक्म की कोई भी खिलाफ वर्जी अगर हुई तो वो पार्टी का हेड ये कह सकेगा कि हमने ये हुक्म दिया था और इस MNA ने इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। तो तहरीरी तौर पे वो हुक्म जारी करना बहुत ज़रूरी था, आसिफ अली जरदारी के लिए ही नहीं बल्कि तमाम दूसरी जमातों के लिए भी ज़रूरी है, ताकि अगर वो अपने MNA के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो बाद में इलेक्शन कमीशन को सबूत दे सकेंगे ये हमने तहरीरी हुक्म दिया था और ये MNA ने खिलाफ वर्जी की है। तो आसिफ जरदारी ने जो ख़त लिखा वो एक कानूनी तकाजा था। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब जो है वो ऐसा कोई ख़त लिखने की पोजीशन में नहीं है, हालांकि कानूनी तौर पे ज़रूरी है तहरीक इंसाफ के लिए भी, और ख़ास तौर पे जब वो ये दावा कर रहे हैं कि वो अरकान को पार्टी के हुक्म के ख़िलाफ़ जो है वो नहीं कुछ करने देंगे, तो तहरीरी तौर पे पार्टी पॉलिसी को पहले वज़ा करना होगा ख़त के ज़रिए, उसके बाद उस पॉलिसी के अगेंस्ट वोटिंग जो है, नो कॉन्फिडेंस का तो वैसे भी लिखा कि अगर आप नो कॉन्फिडेंस में अपने हुक्मरान जमात के लोग अपने वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ वोट देंगे तो नाअहल हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर एक कैच ये भी है कि उसमें ये भी लिखा है कि कोई भी वोटिंग और एब्सटेनिंग कंट्री टू पॉलिसी, तो वो पॉलिसी को जब तक ख़त की सूरत में मेंबरान तक नहीं पहुँचाया जाएगा तो नो कॉन्फिडेंस के अलावा अगर कोई वायलेशन है पॉलिसी की तो उसकी बुनियाद पे इमरान खान फिर अपने अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे अगर उस पॉलिसी को ख़त के ज़रिए अपने हुक्मरान जमात के अरकान असम्बली तक वो वज़ा नहीं किया जाएगा। तो आसिफ जरदारी ने जो ख़त लिखा वो कानूनी तौर पे बहुत ज़रूरी था और बड़ा अहम है, और दूसरी जमातों को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। नैब ने जनाब एक प्रेस रिलीज़ जारी की है, और जैसे वो कोई कह रहा है ना कि हम भी पड़े हैं राहों में, हालांकि किसी ने नैब के कोई वो नहीं कहा था कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, लेकिन नैब ने एक किस्म का वजाहत की सूरत में ये भी तमाम पार्टियों को याद कराया कि हम भी पड़े हैं राहों में। वजाहत तो यही की कि हम कोई ऐसी अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से कोई लोगों पे प्रेशर नहीं डाल रहे कि भाई अदम एतमाद की तहरीक को वोट दो या ना दो। तो नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पुराने कानूनदान हैं, वो बिटवीन द लाइन भी वो ये कह रहे हैं कि भाई हम किसी पे दबाव नहीं डाल रहे। ये वो वाली बात है कि हम दबाव नहीं डाल रहे, मतलब कि भूलिएगा नहीं, नैब को ना भूलिएगा। अगर आपने एक ख़ास तरीके से अदम एतमाद की तहरीक में किरदार अदा ना किया और वो ख़ास तरीका किसी और ने शायद कन्वे कर दिया होगा, तो नैब ने भी अपनी हाज़िरी डाल दी है और नैब ने भी ये करार दे दिया है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कि इतनी जो जहाँ पे बहस हो रही है, बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो ये सारी सूरत हाल है। अब देखें 28 मार्च बज़ाहिर बहुत दूर है, मगर एक बार फिर आपको बता दूं 27 मार्च ज़्यादा दूर इसलिए नहीं है कि 27 मार्च के इस्लामाबाद के जलसे की तैयारी के लिए PTI के कारकुन अपने अपने हलकों में मुतहरक हो जाएंगे, और जो अलीम खान ग्रुप और जहांगीर तरीन ग्रुप के MNAs हैं अपने हलकों में, अपने घरों में, उनको अब ज़्यादा मोहतात और होशियार होना पड़ेगा। उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की भी किसी भी वक्त शरारत हो सकती है, ताकि तमाम MNAs को ये पैगाम दिया जाए कि 27 के जलसे में पहुँचना भी है और 28 को अपने लीडर के ख़िलाफ़ वोट नहीं भी देना। तो ये है सारी सूरत हाल। अब अपोजिशन जमातें तो बहुत पुरएतमाद नज़र आ रही हैं और उनके एतमाद की वजह भी यकीनन होगी, मगर ये शायद मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ के बयानिए के लिए। जैसा मैंने कल ही कहा था कि अगर शहबाज शरीफ अदम एतमाद की इस तारीख के एक कायद के तौर पे नाकाम होते हैं तो फिर उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा भी छोड़ना पड़ सकता है और पार्टी की सदारत का भी, जिसके बाद जो नया बयानिया होगा वो यकीनी तौर पे न्यूट्रल कुव्वतों को पसंद नहीं आएगा। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतने, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।